नमस्कार। उपस्थित सारे मेरे कॉमरेड्स, मित्र, यहाँ जो गणमान्य अतिथि आए हुए हैं, खुद लेखक बैठे हुए हैं दयाशंकर जी। मेरा परिचय देते वक्त पीयूष जी ने कहा कि मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा था, तो अन्ना आंदोलन से नहीं जुड़ा था। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि ये इंटरव्यू में छपा है और वो छपा हुआ है 43 नंबर के पेज पे वो इंटरव्यू है, उसमें मैंने पूरा खुलासा किया है। ये केजरीवाल और वो सारी इंडिया अगेंस्ट कर, एक सेकंड में कहता हूँ मैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ अन्ना जब बात करने लगे तो उनको बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा था और उसके पीछे बड़ी साजिश थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरी तब किताब आई थी इन द क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल फिलोसफी, उस सिलसिले में मैं स्लोवाकिया गया था, तो मैं ब्राटिस्लावा में था, वहाँ अन्ना का फ़ोन आया और कहा, उन्होंने कुछ कहा, तो बाद में जो बात है वो किताब में लिखी हुई है। तब उनकी बात करने के लिए, यानी वो कोर कमेटी का भंग करना चाहते थे, ये सारी बातें जो लोकतंत्र के खिलाफ हो रही है अंदर, वो सारी बातें बताना चाहते थे। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी आरएसएस की तरह ही रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, तो आप जो फंड्स देते थे तो वो परिवर्तन के नाम से देते थे, तो फंड्स के लेकर भी बहुत सारी कड़वाहट थी। तो वो सारी मेरे पास बोलने लगे, तो मैं मिलने गया उनको, क्योंकि मैं वहाँ पर मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए थे पहले। मेरी एक किताब में, शायद एक किताब है वो मराठी में है, उसमें शायद वो इंटरव्यू भी है शामिल। खैर, तो वो बात हुई और उसके बाद मैंने उनके लिए ब्लॉग लिखने, उन्होंने कहा कि मेरी बात आप लोगों तक पहुँचाइए ताकि ये केजरीवाल पहुँचाने नहीं देगा। और हालांकि उनके साथ मिले हुए हैं आरएसएस, क्योंकि जेटली जी के घर पे हम लोग मीटिंग करते हैं। तो अन्ना को जो प्रॉब्लम थी वो अलग अलग टाइप की थी। अपॉर्चुनिस्ट तो थे ही वो, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिज्म के आगे जो बुद्धि लगाकर कुटिलता से अपने आप को सत्ता हासिल करने की कला होती है, वो उनमें नहीं थी। तो वो केजरीवाल में थी और उनसे भी बड़े महाशक्ति जी उनके पीछे थी, उनमें थी जो आज राज कर रहे हैं। तो वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट था और उसकी परतें इतनी थी कि आप सोचकर भी हिल जाएंगे। मैंने अंदर से देखा है, मैंने अलग अलग पहलुओं को देखा है। और 2012 में मेरे ब्लॉग पे आप जाके देखेंगे तो 2012 में मैंने लिखा है कि एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी है कि भारतीय लोकतंत्र को ये तबाह कर देगी, और लोगों ने मुझे माना नहीं। तब मैं इतना ट्रोल हुआ। मैं आपको बताता हूं कि आज जो दयाशंकर जी नहीं, उसमें से दयाशंकर जी नहीं है, लेकिन आज जो YouTube पर पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे 90% पत्रकार जो है दिल्ली के, मैं जानता हूं उनको, बड़े नाम, वो सारे मेरे पीछे पड़े थे हाथ धोकर, क्योंकि उनको केजरीवाल करीब करीब भगवान लगते थे। और जो ट्रोलिंग का पैटर्न है आज बीजेपी का, वो बीजेपी की मशीनरी बहुत बड़ी है, आरएसएस की है। ट्रोलिंग का पैटर्न से लेकर टेलीविजन चैनल को कब्जे में लेने तक सारी चीजें वो प्रस्तापित, अगर स्थापित किसी ने की है तो वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अरविंद केजरीवाल ने की है। ये मैंने अपने खुद ने अनुभव किया है। यही अंजना, यही स्वाति, ये सारे लोग मुझे बात ही करने नहीं देते थे। मेरे से पहले ही दूसरे को बात करने देते थे ताकि उसके ऊपर कोई आलोचना ना हो। फिर मुझे आपको बताने में बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पर दोस्त भी होंगे, और मुझे इनमें से किसी के बारे में मेरे मन में कोई बिटरनेस नहीं है, उनके मन में हो सकता है। अब ये सारी बातें जो हुई, जो आज आप बीजेपी के साथ देख रहे हैं, वो केजरीवाल वहां था और मैंने देखा वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वहां पर था, जहां खिलाफ, यहां कांग्रेस की सत्ता थी दिल्ली में और मैं अपनी एफआईआर नहीं दर्ज कर सकता था केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि संदीप दीक्षित उनके साथ थे। आप सोचिए कि ये कॉन्स्पिरेसी इतनी आसान नहीं, इतना इसको तोड़ना बहुत आसान नहीं। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, मेरे पास टाइम कम है और आगे मेरे से ज्यादा प्रबुद्ध लोग बोलने वाले हैं। लेकिन एक बात बताता हूं कि मैं लालू जी के पास गया। अब जाता किसके पास, मैं लालू जी को पहचानता नहीं था, लेकिन वो एकमात्र रहे हैं जिन्होंने विश्वास रखा कि मैं जो कह रहा हूं उसमें कुछ दम है। और आज भी अंततः हम देखें कि लोकतंत्र के पक्ष में ईडी के खिलाफ सिर्फ वही खड़े रहे, उनकी फैमिली खड़ी रही। गांधी फैमिली के अन्य कोई अलावा अगर कोई खड़ा रहा है तो एक तो उद्धव ठाकरे हैं और वो लालू प्रसाद यादव है। उन्होंने इतनी बार, वो खुद जेल गए, उनके किडनीज की प्रॉब्लम होगी, वो खैर
तब अब मैं मिलने गया उनको, उन्होंने बुलाया, उनके एक साथी थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे फोन किया, आज भी करते हैं वो, मैं गया उनके यहाँ, बड़ी प्यार से उन्होंने मुलाकात की। और मैं आपको कहता हूं कि उन्होंने दूसरे दिन संसद में, राज्यसभा और लोकसभा का उस दिन अधिवेशन पूरा बुलाया गया था कि अन्ना को अनशन से वो करे, मुक्ति मिला है, वो सब ठीक ठाक करने के। तो उसमें कहा कि हमारे महाराष्ट्र के मित्र राजू परोलेकर मुझे बार बार कह रहे हैं हम लोग चोर साबित होंगे आगे जाकर, ये बात है, उनकी लाइन है। और लोकसभा के आप वो नोट्स देखिए, उसमें आज भी होंगे मौजूद, ये 2011 नवंबर की बात है। तो उन्होंने कहा चोर साबित होंगे, और वो जो भविष्य बता रहे हैं उस पर मेरे पूरा भरोसा है। लेकिन इस पर किसी ने कुछ भी छापा नहीं, लिखा नहीं। उन्होंने आखिर घर आए और मैं बोला कि ये विफलता की सीमा है, यानी मैं सफोकेट हो रहा हूं। क्योंकि आप क्या है, मैं लेखक हूं, मैंने कई किताबें लिखी हैं। आप लेखक होते हैं तो एक प्रॉब्लम होती है, आपके अंदर सारी दुनिया होती है, तो आप आगे का देख सकते हैं, यानी आगे का देखने से ज्यादा आप आगे का जीना शुरू कर देते हैं। तो आपको जो सफोकेशन आ जा रही है वो तब मुझे आने लगी थी। सुनिए कि ये कॉन्स्पिरेसी की जो परतें एक एक कदम, एक एक स्टेप से हम लोग गुजरे। मैंने खुद जंतर मंतर पे आंदोलन किया, मैं खुद नारायण सामी नाम के जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री थे कांग्रेस के, उनके घर में गया, मैं सीधा अंदर गया घर पे, वो डर गए। मैंने बोला सर ये हो रहा है कि ये देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और उसके फोटोग्राफ्स है मेरे ब्लॉग पे, आप देख सकते हैं। मैं रालेगन गया और अन्ना के खिलाफ मैंने भाषण किया, तो वहां का सरपंच से लेके सारे लोग अन्ना के खिलाफ बोले, और अन्ना छुप गए वो मंदिर में अंदर से। ये भी बात 2012 जनवरी की है, और वो भी मेरे ब्लॉग पे फोटोग्राफ्स है। ये सारी बातें हुई। इसके बाद मुझे पूरा मालूम था कि केजरीवाल प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन केजरीवाल जी चाहते थे कि अन्ना शहीद हो जाए ताकि वो प्रधानमंत्री बन सके। ये एक विकल्प, एक पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन वो तो अन्ना थे, तो त्रेहान के हॉस्पिटल से मेधा पाटकर जी को साथ में लेकर सीधा रालेगन से दीप का रास्ता उन्होंने पकड़ लिया, और वो फिर वापस आए नहीं। तो बात ये यहां से शुरू हुई, कि शायद उससे पहले ही शुरू हुई थी बात 1993 में शुरू हुई, जब बाबरी गिरी। बाबरी का ढांचा जब गिराया गया, तब हमारे प्रधानमंत्री पूजा कर रहे थे। तब प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, मुझे लगता है नरसिंह राव थे, है ना? हाँ, तो वहां से ये कहानी की शुरुआत हुई। नींव रची जिन्होंने, वो अडवाणी थे, और अब कलश अडानी रच रहा है। तो ये पूरी कहानी है। ये कहानी में राहुल गांधी को खलनायक बनाना क्यों जरूरी हुआ, तो मैंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है, मैंने लिखा भी है, मेरी एक इंग्लिश किताब है, उसमें मैंने लिखा भी है कि, और एक आ रही है किताब, उसमें भी मैंने पूरी तरह से वो डिटेल्स लिखे हैं कि भट्टा परसोल का मामला था, और वो भट्टा परसोल के मामले के बाद भूमि अधिग्रहण कानून जो बनाया गया, वो भूमि अधिग्रहण कानून अदानी, अंबानी और उनके जैसे जो ऑलिगार्क बनना चाहते थे, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये काइंड ऑफ ऑलिगार्क का मतलब मित्र, यानी वो एक तरह से कौसा नास्त्रा कहते हैं उसको, माफिया, जिनके हाथ में सत्ता, कॉरपोरेशन और सरकार एक ही होती है जब फैसिज्म तैयार हो जाता है। ये मुसोलिनी कहा, बेनिटो मुसोलिनी ने कहा है। तो वो करना चाहते थे, उनके लिए ये बड़ी बाधा थी राहुल गांधी। तब तक राहुल गांधी का सब कुछ ठीक चल रहा था। ये बात जब राहुल गांधी ने भट्टा परसोल, अब भट्टा परसोल में राहुल गांधी का या ना कांग्रेस पार्टी का कुछ भी नहीं, लोग इतने समझदार है कि वो अपना बर्बादी खुद चाहते हैं। तो उसके बाद भूमि अधिग्रहण कानून आया। अब देखिए, हसदेव का जंगल हो, निकोबार का जंगल हो, या हम महाराष्ट्र में कोकण में समंदर हो, ये सारा जो प्रकृति का प्राकृतिक संसाधन जो है हमें हजारों सालों से मिले हुए हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। वो बर्बाद सिर्फ दोस्तों के लिए हो रहे हैं, और वो बर्बाद करने में लोगों को पूछा भी नहीं जा रहा है। अब यहां कई लोग हैं, वो मेरे से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, और मैं इसका आदर करता हूं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं वो दावा सिद्ध करने के लिए कोई हमारे पास साधन नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन साथ है, चुनाव आयोग साथ है, ना सुप्रीम कोर्ट साथ है, लेकिन ईवीएम है, और ईवीएम इसका बड़ा जिम्मेदार है। आप प्रिसीजन से वोट ट्रांसफर होते देख नहीं सकते ईवीएम के सिवा। देखिए, बूथ कैप्चरिंग होते थे, जब वोट बैलेट पे होता था तो बूथ कैप्चरिंग होता था, लेकिन वो वोट्स आप ऐसे नहीं घुमा सकते थे। जैसे कि मध्य प्रदेश में सिर्फ
बहुजन समाज पार्टी और अन्य के वोट बीजेपी को मिले, लेकिन सीट्स बहुत बड़ी। ऐसे स्लाइस, एक ब्रेड का स्लाइस हो वैसे वोट सिर्फ मैकेनिकली आप चेंज कर सकते हो, वो एज अ पर्सन ह्यूमनली नहीं हो सकता। इसके ठोस सबूत देने के लिए 50 लोग तैयार है दुनिया भर में, लेकिन देखने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं, 6 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं लिया। यहां पर मुझे एक बात कहनी है, राहुल गांधी अलग है और कांग्रेस पार्टी अलग है, यह बात भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी के साथ कुछ लोग होंगे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन बाकी कांग्रेस पार्टी अन्य विपक्ष की तरह ही है। वो कुछ भी होता है तो एक खत लिखती है। तो मैं हमेशा यह सोचता हूं कि लोहिया जी ने यह कहा था कि रास्ते सुनसान हो जाएंगे तो संसदें आवारा हो जाएगी। यह विपक्ष को हुआ क्या है, एक खत लिख के 6 महीना इंतजार कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब देगा। तो मुझे लगता है शायद विपक्ष इसलिए इंतजार कर रही है कि 100 साल बाद कोई हिस्टोरियन इस पे लिखे तो उसको कोई ना कोई खत वत मिल जाए तो वो अच्छी तरह से लिख पाए। इतनी उसकी मदद करना चाहती है विपक्ष, बाकी कुछ नहीं। समस्या यह है कि मैं, दयाशंकर जी और ऐसे हजारों लोग हैं। आज ही मैंने अपना डिस्क्लेमर जो है कल के दिन के लिए, वो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे, अभी फेसबुक पे और मेरे सोसाइटी में भी मैंने डाल दिया है। अगर चाहे तो बाद में हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन छोटा सा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को जो लोग चाहते हैं कि कुछ करें, ये लोकतंत्र को बचाएं, ये किसी एक मोदी जी या कोई अडानी जी या शाह जी इनके साथ नहीं है। ये एक ऑक्टोपस है, और ऑक्टोपस की प्रॉब्लम यह है कि ऑक्टोपस रक्तबीज जैसा हो गया है। यानी उसमें एनआरआई शामिल है, उसमें वनवासी केंद्र शामिल है, उसमें और कोई शामिल है। कोई भी हिंदू सेना तैयार हो जाती है, कोई भी किसका लिंचिंग करता है, और रूल ऑफ लॉ, संविधान कुछ भी नहीं है। बंद लिफाफे में मुझे तो ताज्जुब होता है, बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट ने सबूत स्वीकार न करना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबरी का ढांचा गिरा, वो एक गुनाह था, लेकिन गुनहगार कोई नहीं था। तो इसका मतलब सुसाइड थी? इसका मतलब क्या माना जाए? वो सुसाइड थी। उसके बाद जिस पीठ ने ये फैसला दे दिया राम मंदिर वाला, उनके नाम नीचे लिखे नहीं, ताकि उन्होंने जान लिया इतिहास में नाम लिखेंगे तो ये नाम का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आगे होगा, लिखा जाएगा तो हमारे नाम लिखे जाएंगे। तो ओवरऑल खंडपीठ का निर्णय लिखा गया, वो नाम नहीं है वहां पर मौजूद। और एक बात है, स्टेन स्वामी जी की बात कर रहे थे अभी दयाशंकर जी। अरे स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ देना चाहिए, उनको पार्किंसंस था, 85 साल के थे, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था। अंडर ट्रायल आज 77% जो कैदी है जेल में, 77% देश में, वो अंडर ट्रायल है। उनके बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रही है कोर्ट्स। और ऐसे में आपको स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ देना नहीं है और उमर खलीद को बेल नहीं देना है बिना ट्रायल के, ये आपको समझता है। लेकिन आपको ये आपको समझ में नहीं आता कि ये जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं। जब विपक्ष गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये ईडी, आईटी, सीबीआई, बाकी एनआईए, एनएसए विपक्ष पे चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल है, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो राम का जन्म कहां हुआ, वो जुरिस्डिक्शन में कैसे आता है सुप्रीम कोर्ट के? तो ये अपने आप में पैराडॉक्स है, अपने आप को काट रहे। तो बात यह है कि आज मैं हूं, दयाशंकर जी है, आरफा जी है, या अशोक जी बैठे, और भी लोग हैं जो है यहां आप आए हुए हैं, तो आपको भी अंदर कुछ ना कुछ घुटन होती होगी। लेकिन समस्या यह है कि जाए तो जाए किसके पास? अब जैसे मैं उस वक्त 2011-2012 में तमतमा के लालू जी के पास गया था, आज भी लालू जी ही है जिनके पास जा सकते हैं। खैर मैं जाता नहीं हूं क्योंकि उनकी तकलीफें बहुत ज्यादा है, उनको और सताने का कोई मतलब नहीं ना, उनके पास अब सत्ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसके बीज बोए, इसमें भी मुझे कहने में कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी की असफलता राहुल गांधी की सफलता है। उन्होंने यह कोशिश की कि जो आजादी हमारे संविधान में जो लिखी है वो आखिरी आदमी तक पहुंच जाए, और वो कोशिश के लिए उन्होंने ये कीमत दी कि अपनी पार्टी की सत्ता खोई। आज भी अगर वो चाहते हैं तो 10 मिनट में अडानी और अंबानी उनको मिल सकते हैं, लेकिन वो नहीं मिलेंगे, वो अड़िग हैं। और इसी बात से लेकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को राहुल गांधी से के साथ पूरी तरह से जेल करने में समर्थ नहीं दिख रही है। और यही वजह है इंडिया अलायंस नाम की जो पूरा अलायंस बना है, वो अपने जोर
अपने दमखम से पूरे जुनून पैदा करने में नाकामयाब रहा। कामयाबी अगर उनको आनी होती, मई में जो इलेक्शन होगा, अप्रैल में होगा, मार्च में होगा, मुझे नहीं मालूम कल के बाद क्या होगा, क्योंकि कल के बाद एक उन्माद बढ़ेगा धार्मिक। उसके बाद पता नहीं, गोलवलकर गुरुजी ने लिख के रखा है कि लेफ्ट, लिबरल, ईसाई, मुसलमान, ये सारे दुश्मन हैं हमारे, ऐसा लिख के रखा है गोलवलकर गुरुजी ने। और गोलवलकर गुरुजी के सारे पाठ जो है और सावरकर के सारे पाठ हैं वो बाय बुक जा रहे हैं सबके। और ये किताबें क्यों नहीं पहले किसी ने पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आता। खैर, बात यह है कि कल के बाद राहुल गांधी अपनी कोशिशें, अपनी लड़ाई वैसे ही चलाते रहेंगे जैसे दयाशंकर जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। मुझे एक बार एक बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था अभी पुणे में, दयाशंकर जी भी खुद आए थे, तो लास्ट कीनोट स्पीकर मैं भी था, और वो थे जॉन ब्रिटास, जॉन ब्रिटास थे एमपी। तो तब मैंने ये कहा था कि लोगों ने ये पहले बोला था कि यार हम लोग यूट्यूबर है, हम लोग लेखक है, हम लोग ये है का एक्टिविस्ट है, जैसे उमर खलीद है और भी है, 6-7 लोग हैं जो लड़के हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो पार्टियां कुछ कर नहीं रही है, विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है उनके लिए, हालांकि कांग्रेस भी कुछ नहीं कर रही है, तो आप क्यों बोलते हैं? अब मैंने, जैसे इन्होंने कहा वैसे मैं मुंबई से निकला तो मेरे परिवार ने पूरा कहा कि देखो ऐसी कोई बात मत करना वहां जाकर कि जिससे बाद में सबको तकलीफ हो, बिग ब्रदर इज वॉचिंग। तो 1984 और एनिमल फार्म दोनों किताबें इतनी भविष्यदर्शी थी कि वो, लेकिन वो लिखी गई थी कम्युनिस्ट स्टालिन के लिए, लेकिन अप्लाई हुई भारत में हिंदुत्व के ऊपर। तो खैर बात अलग। मैं ये कहता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं, जो तनाव है, ये सारा वो अपने दम पर लड़ा जा रहा है। मैं अपने दम पर लड़ रहा हूं, दयाशंकर अपने दम पे लड़ रहे, कोई पीछे नहीं आएगा। देखिए, लेकिन भगत सिंह ने एक बात कही थी, यह बात कही थी कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठते हैं। तो वो बात आज के युग में एकदम सच हो चुकी है। और कोई कहे कि आपको आपातकाल जैसे स्थिति हुई है, तो मैं मानूंगा नहीं। आपातकाल से बुरी स्थिति हुई है। हम एक लॉलेस लाइफ जी रहे हैं। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम एक संविधान चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं और वेलफेयर स्टेट चाहते हैं। उनके खिलाफ सरकार ने यूनिलैटरल, एक तरफा जंग छेड़ी है। और ऐसी स्थिति में हमें पता नहीं है कि किसके पास जाना है और क्या करना है। सारी इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज है, पेगासस से लेकर ईवीएम तक सारी मशीनरी। अब एआई के युग में आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी मांग सुनकर कुछ करने की स्थिति में सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार आपके वोट से आती ही नहीं चुनकर, वो ईवीएम के थ्रू ही आ रही है। तो क्या करें आप? आपको लगेगा कि फिर यहां पर सरकार आई कांग्रेस की, वहां पर इसकी आई, आपकी आई, वो कैसे आई? तो एनिग्मा नाम की एक थ्योरी है, जैसे कि मैं छोटे से शॉर्ट में बताता हूं कि डिकोडिंग कोड जो था, जर्मन कोडिंग जो था हिटलर का, वो तोड़ने में, डिकोड करने में ब्रिटेन और यूएस सफल रहा दूसरे विश्व युद्ध में। और सफल होने के बाद उनको हर पता चलता था हर मुंह क्या होने वाली है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन वो मुंह के ऊपर काट जो है, उन्होंने सिर्फ 70% या 60% काट रखी, बाकी 40% उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए कि ये हिटलर को या जर्मन जनरल्स को आशंका ना हो जाए कि उन्होंने कोड किसी ने डिकोड कर दिया है। इसलिए उन्होंने आपको हमेशा कंफ्यूजन में जर्मनी को रखा। और कहते हैं कि अगर ये 100% यूज करते तो विश्व युद्ध, दूसरा जो विश्व युद्ध है, 2 साल पहले खत्म हो जाता। लेकिन 2 साल पहले खत्म हो भी नहीं जाता, अगर पता चलता तो वो कोड पूरा बदल देते। तो ये बात है। कुल मिला के मैं ये कहता हूं कि फासिस्टवाद के सारे तरीके आप अब बदल चुके हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए, डीप फेक कर सकते हैं। कल ये मेरा पूरा भाषण अलग तरीके से मैंने किया था, ऐसा दिखाया जा सकता है और आपको विश्वास भी बैठेगा। ये सचिन तेंदुलकर की एक एडवर्टाइजमेंट जो कहता है वो डीप फेक है, और हमने देखा भी है। तो लगता था, मैंने जब तक देखा तो मैंने कहा वो खुद कैसे मुंह से कह रहा है कि मैं इतना अमीर हूं। तो
जो सचिन तेंदुलकर इतना देश में कुछ हुआ किसान आंदोलन, एक वो लफ्ज भी नहीं बोला, वो अपने अमीरी के बारे में कैसे बोल रहा है? तो इतनी एजेंसीज को डर नहीं रहा है तो डीप फेक खताओ। खैर, बात यह है कि हमारे यहां लेखक है, सितारे हैं जो सेलिब्रिटीज कहते हैं, जो अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर तक है, इतने बड़े बड़े लोग हैं। महिला पहलवानों का यौन शोषण हुआ, उसके ऊपर उन्होंने आंदोलन किया, रोई, क्या क्या नहीं हुआ। किसान आंदोलन में 700 लोग मरे, नोटबंदी में 200 लोग मरे, हर जगह लोग मरे, हर जगह लोग लड़ाई की। सीए एनआरसी के आंदोलन को अपनाया तक नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बात उफ तक नहीं किया, वो सुंदरकांड पढ़ने जा रहे कल। तो बात यह है, आप समझिए कि यह सोची समझी रणनीति है और इसमें हम फंस गए हैं। अभिमन्यु हम हैं, राहुल गांधी तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी एक आईना है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, इसलिए यह किताब का महत्व बहुत है। एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जिस समय में हम जीना नहीं चाहते। मैं चाहता कि 70s 80s तक मेरी लाइफ पूरी हो जाती, यानी मैं 1901 में पैदा होता और 1970 में मर जाता तो अच्छा होता, ताकि मुझे यह सब देखना नहीं पड़ता। लेकिन मैंने यह सब देखा और इसके बीचों बीच मैं खड़ा हूं, आप भी हैं, और आपको वो करना है जो आपके अंतरात्मा कहेगी। और ध्यान रखें, याद रखें, यह अंतरात्मा कहीं इजराइल से कंट्रोल ना हो रही हो, तो यह बात भी आपको सोचनी है। और नंदलाल शर्मा आ चुके हैं, जिनका परिचय देने के ये अर्पण किताब उन्हीं को की है, उनके बिना ये किताब होती नहीं, तो खुद वो आ चुके हैं यहाँ पर। तो मैं अब ये बाकी जो लोग हैं उनसे बात करने के लिए मैं अपनी हो गया, मेरा समय की मर्यादा खत्म हो रही है, तो मैं कहता हूं कि मैं खूब बहुत बधाई देता हूं दयाशंकर जी, आपके विवेक ने और आपके अंतरात्मा ने जो कहा वो आपने माना। ये गांधी जी का कहा हुआ है। आज मैं विपक्ष से हमेशा चाहता हूं कि ये सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी ने जो कहा था वो करें। एजेंसीज ने बुलाया तो एजेंसीज के पास जाके बैठना, ये सिविल डिसोबीडियंस में नहीं आता है। अगर ये असंवैधानिक है तो असंवैधानिक है, लेकिन आज भी इनको गांधी जी की याद नहीं आ रही है। जो याद हमें आ रही है, आपको आ रही है। मुझे लगता है कि गांधी जी ने दो ही बातें की, वो बताकर मैं आपको मेरा भाषण खत्म करता हूं। गांधी जी जीवन भर आई एम प्राउड हिंदू कहते रहे, लेकिन गांधी जी ने किसी भी मूर्ति के सामने पूजा करते वक्त आप एक तस्वीर दिखाइए, और वेदों में भी शुरू के 3000 साल कोई मूर्ति पूजा है ही नहीं। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, ना सनातन नाम का कोई, सनातन का अर्थ प्राचीन है, सारे धर्म सनातन है, और हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं। धर्म है ब्राह्मण, यजुर्वेद में लिखा हुआ है ब्राह्मण धर्म, बाकी सारी जातियां हैं। तो बात यह है कि गुमराह मत होइए। ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं, दयाशंकर जो कर रहे हैं, उमर खलीद जो कर रहे हैं, या जो भी कोई कर रहा है, सिद्दीक कप्पन ने किया, जो भी कोई कर रहा है, वो एक दूसरे से कम ज्यादा नहीं है। और जो विपक्ष कर रहा है वो सत्ता पक्ष से कम नहीं है, वो भी इस तानाशाही से ज्यादा भयंकर एक बर्बरता को सपोर्ट कर रहा है अपने आपसी रंजिश के लिए, अपने आपसी फायदे के लिए। मैं एक ही कहता हूं कि गांधी जी को जब गोली मारी गई नथुराम द्वारा, तब गांधी जी ने कहा था हे राम। शायद उन्होंने भविष्य देखा था, एक दिन आएगा जब गोडसे के लोग राज करेंगे और आपको राम को भी हे राम कहना पड़ेगा। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण खत्म करता हूं। जय भीम, जय हिंद।